नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री फर्स्ट का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है दोस्तों तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, आज हम लोगों की बारी है पढ़ने की भट्टियाँ। मतलब कि आज हम लोग सारी भट्टियों के बारे में एक चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे उनके बारे में कि वो कैसे बने होती हैं, किस धातु का एक्सट्रैक्शन उससे किया जाता है और कहाँ पर वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले भट्टी, आज की टॉपिक भट्टी है। और आज के पहले बता दें कि इस चैप्टर की लगभग 6-7 वीडियो गई हुई है, जिसमें बेसिक से सारी धातुओं को, सारे अयस्कों को समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और किसी भी तरह के अयस्क से किसी धातु को अगर निकालना है तो सारी कितनी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, उन सारी चीज़ों को भी आज के पहले वाले वीडियो में बताया गया है। दोस्तों बता दें कि अगर वो वीडियो आपको नहीं मिल रही तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होती हैं भट्टियाँ। देखिए, सबसे पहले अगर भट्टी की बात करें, गांव में आप अगर रहते होंगे, गांव में कभी देखे होंगे, भट्टी को चूल्हा कहते थे। चूल्हा, रोज़ वही चूल्हा यूज होता था, रोज़ वही खाना बनता था जिस पे आप खा करके जाते थे स्कूल। ठीक है, स्कूल जाने से पहले खाते हैं, शाम को आते हैं, शाम को खाते हैं। ठीक है, देखिए भट्टी और चूल्हा दोनों एक ही चीज़ है। अब बात यह है कि भट्टी क्या होती है। तो भट्टी एक ऐसा उपकरण होती है जहाँ पर आग जलाई जाती है। अगर आग नहीं जलाएंगे तो भट्टी का कोई मतलब ही नहीं है, चूल्हे का कोई मतलब ही नहीं है। भट्टी एक ऐसा साधन होता है, ऐसा उपकरण होता है जहाँ पर आग जलाई जाती है, और जो आग जलाने के बाद जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका प्रयोग हम किसी भी चीज़ को पकाने में करते हैं। ठीक है, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक भट्टी हो, मतलब चाहे विद्युत धारा की सहायता से वो आग जलाई जा रही हो, उच्च तापमान लगाया जा रहा हो या पाया जा रहा हो, या उच्च ऊर्जा उत्पन्न की जा रही हो, चाहे तो वो आप लकड़ी, कोयले, पेट्रोलियम आदि का दहन करके भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे चूल्हे में आग लगाने के लिए या आग जलाने के लिए या उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वो आपके पास कोक होगा। कोक मतलब होता है कोयला। कोयला जमीन के अंदर लगभग 800 से 1000 फीट की गहराई में पाया जाता है। उससे ऊपर भी पाया जा सकता है, लेकिन 800 से 1000 फीट के नीचे जो है कोयले की एक परत होती है। कोयले की परत के नीचे आपको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करेंगे कोयले की, तो कोयला 3 तरह का होता है: एंथ्रेसाइट कोयला, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट कोयला। ठीक है, जिसमें एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, उसमें लगभग 96% तक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भट्टियाँ हम यूज करेंगे या तत्वों के एक्सट्रैक्शन में या तत्वों के निष्कर्षण में जो भट्टियाँ यूज की जाती हैं, वो प्रायः 2 तरह की होती हैं। और भी भट्टियाँ हैं, जैसे मफल भट्टी, बेसेमर परिवर्तक। ठीक है, तो इस तरह से भी हैं, लेकिन उनमें सबसे खास कौन है? परावर्तनी भट्टी यानी कि रिवर्बिरेटरी भट्टी, और ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्टी। दोस्तों बता दें कि दोनों ही भट्टियां एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और बता दें कि यही दोनों भट्टियां ज़्यादातर पूछी भी जाती हैं सचित्र वर्णन के साथ। जो कक्षा 10 के बच्चे हैं उनसे इन भट्टियों का सचित्र वर्णन पूछा जाता है और अच्छा खासा नंबर भी आता है इस पर। ठीक है, और जो इसमें कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इन भट्टियों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, किस तरह के अयस्कों का सांद्रण करने के लिए या निष्कर्षण करने के लिए इस भट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है कि इस वात्या भट्टी का और परावर्तनी भट्टी में से किसी एक का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए आपके सामने सचित्र वर्णन भी है और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को लिखा भी गया है। आइए समझते हैं जरा सा इनके बारे में। तो भट्टी आप समझ गए होंगे, ऐसा साधन जहाँ पर किसी ईंधन को जलाकर उच्च मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और उस ऊर्जा का कहीं न कहीं किसी चीज़ को पकाने में या जलाने में या धातुओं का शोधन करने में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए भट्टियाँ हमारे पास कई तरह की हैं, जैसे कि परावर्तनी भट्टी, वात्या भट्टी, मफल भट्टी, बेसेमर परिवर्तक भट्टी, इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी मतलब कि विद्युत इंडक्शन भट्टी, या चूल्हा भट्टी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन भी चूल्हे आ रहे हैं आजकल, जो आप देख रहे हैं ज़्यादातर घरों में भी इस्तेमाल हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, गाँव में तो वही लकड़ी चल रहा है, वही पेट्रोल चल रहा है, वही मिट्टी का तेल चल रहा है, लेकिन मिट्टी का तेल तो खत्म हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी चल रहा है। ठीक है, आप देखते हैं घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग गाँव में ढेर सारा किया जा रहा है, ढेर सारी मात्रा में। ठीक है, आइए देखते हैं परावर्तनी भट्टी क्या होती है। देखिए सबसे पहले ये जो भट्टी है ना, इसका नाम क्या है? परावर्तनी भट्टी। एक तरह से देखा जाए, जब आप कक्षा 10 में थे तो आप पढ़ते थे परावर्तन अपवर्तन। परावर्तन देखते थे, किसी तल में प्रकाश की किरणों का आना और उसी किसी परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाना, क्या कहलाता था? परावर्तन। उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या होता है, यह भट्टी कुछ इस तरह की बनी होती है। मतलब ये क्या है, देखिए ये पोल है। पोल मतलब एक तरह से अग्निशय ईंटों की बनी हुई दीवार है, पोल मत कहिए, दीवार है। और देखिए ये भी, ये क्या है? दीवार है। ये भी क्या है? दीवार है।
ये भी क्या है, पूरी दीवार है, ठीक है। और इस दीवार को तो दिखाया जा रहा है, लेकिन ये एक घर की तरह है, घर की तरह है, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं। कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर चूल्हा जलाया जाएगा, मतलब जहां पर आग लगाई जाएगी, जहां पर कोयला जलाया जाएगा, ठीक है। और देखिए, तो ये हिस्सा वो हो गया, ये हिस्सा वो हो गया जहां पर ये कोंक भरे हुए हैं। ये क्या है, ये क्या है, कोंक है। कोंक मतलब क्या होता है, कोयला, कोयला जलाया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 पोल लगा करके इनके बीच में ये हर्थ लगा दिया गया है। ये क्या है, हर्थ है। हर्थ मतलब चूल्हा, ठीक है। और इस चूल्हे में क्या रखा जाएगा, ये देखिए जो बारीक बारीक यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, इसको कहते हैं चार्ज या घान कहते हैं। जैसे नहीं गांव में होता है, एक घान दाना भुजा जाए, घान कहते हैं। एक घान भुजा गया, एक घान मतलब इसमें भर्जित करा दिया गया या सांद्रित करा दिया गया, ठीक है। फिर दूसरी घान डालेंगे, फिर तीसरी घान डालेंगे। ये हिस्सा चूल्हा हो गया। और इसमें क्या है, इसमें उस अयस्क को घान के रूप में डाला जाएगा जिसका सांद्रण करना है, या जिसका भर्जन करना है, या जिसका प्रगलन करना है, ठीक है, या जिसका निस्तापन करना है। तो इस यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस चूल्हे में इस घान को डाल दिया जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये चिमनी वाला हिस्सा है। मतलब अगर इस पूरे प्रक्रम के दौरान कोई अपशिष्ट गैस निकल रही है तो वह इस चिमनी के माध्यम से ही कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में बाहर चली जाएगी, ठीक है। और होता क्या है, देखिए सबसे पहले जब यहाँ कोंक है, कोंक मतलब कोयला, कोयला यहाँ पे भर दिया गया है, ठीक है। अब इस हिस्से में कोयला भर करके जब इसमें आग लगाई जाती है, आग लगाई जाती है, और आग लगाने में मदद कौन करता है, ऑक्सीजन गैस, एयर, ठीक है। तो यहाँ पर वायु के माध्यम से, वायु की सहायता से कोंक को जलाया जाता है। जब कोंक को आप जलाएंगे तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, मतलब उच्च ताप उत्पन्न होगा। और जब उच्च ताप या ज्वाला उत्पन्न होगी तो वह ज्वाला यहाँ से उड़ के कहाँ जाएगी, ऊपर, ऊपर जाएगी। और जब ऊपर जाएगी तो फिर अब इसका क्या होगा, परावर्तन, क्या होगा, उच्च ज्वाला का परावर्तन होगा। मतलब ये ज्वाला यहाँ पर जाएगी, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, और इससे टकरा के फिर यहाँ आएगी, और फिर इस घान से अभिक्रिया करेगी। घान से रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो अपशिष्ट गैस या जो अपशिष्ट ऑक्साइड गैसें होंगी वो यहाँ से फिर कहाँ जाएंगी, इधर चिमनी में चली जाएंगी। दोस्तों बहुत ही अच्छी भट्टी है ये, बहुत ही समझने की भी दृष्टि से बहुत ही आसान भट्टी है, और बहुत ही लाजवाब भट्टी है। इसमें इसका नाम परावर्तन क्यों पड़ा, परावर्तनी भट्टी क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें उच्च ज्वाला का परावर्तन होता है, ठीक उसी तरह से जैसे प्रकाश का परावर्तन कक्षा 10 में होता था। आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो घान रखा गया है ये क्या है, घान में क्या है, बारीक पिसा हुआ अयस्क है जो सांद्रित किया हुआ है, मतलब जिसका सांद्रण हो चुका है। सांद्रण आप कितनी विधियों से करते थे, आप करते थे सांद्रण फेन प्लावन विधि से या झाग उत्प्लावन विधि से, दूसरा था चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चौथा था निक्षालन, जो अलग अलग तरह के अयस्कों को सांद्रित करने के लिए यूज में लाया जाता था। तो ये हो गया आपका। अब ये देखिए कुछ क्षेत्र इसमें क्या है, ये देखिए ये क्या है, तो ये ज्वाला है, ठीक है, उच्च ज्वाला है जो यहाँ पर जाएगी और यहाँ इस दीवार से टकरा करके फिर परावर्तित होकर के इस चूल्हे में आएगी, चूल्हे में रखे हुए अयस्क से अभिक्रिया करेगी, अभिक्रिया करके जो अपशिष्ट गैसें होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैसें यहाँ इस चिमनी के माध्यम से कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। देखिए ये जो यहाँ पर एक माध्यम दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा है, या इस रास्ते से कौन गैस जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, हवा जाएगी। ये क्या है, ये कोयला है। ये क्या है, ये हॉट गैसेस है। मतलब ये जो इन्वायरमेंट है ना, यहाँ पर कौन रहेगा, किसका राज रहेगा, वहाँ पे गर्म गैसों का रहेगा। अति उच्च ताप युक्त जो गर्म गैसें वो रहेंगी, ठीक है। मतलब कि पूरा वायुमंडल यहाँ का जो है वो उच्च ताप या गर्म गैसों से भर जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। ये हिस्सा कौन सा है, तो चूल्हा है, और इसमें किसको रखा गया, बारीक पीसे हुए अयस्क को, बारीक पीसे हुए अयस्क को। इस अयस्क को जब यहाँ रखा जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, चार्ज या घान कहा जाएगा। ये क्या है सब, ये दीवारें हैं। ये दीवारें किसकी बनी है, अग्निशह ईंटों की बनी दीवार, यानी कि फायर ब्रिक्स, ऐसे ईंट जो अति उच्च ताप को सह सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सा भाग दिख रहा है, चिमनी दिख रही है। चिमनी क्या होती है, जो गर्म गैसों को वायुमंडल में बाहर लेकर जाती है या वायुमंडल में छोड़ती है, उसको क्या कहेंगे, चिमनी। तो आशा करते हैं दोस्तों ये भट्टी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात है कि इस भट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस भट्टी का उपयोग आप भर्जन करने में कर सकते हैं, प्रगलन करने में भी कर सकते हैं कभी कभी। देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। अगर टिन को निकाल रहे हैं किससे, SnO2 से, SnO2 में से अगर ये क्या है, ये अयस्क है,
अगर इस अयस्क में से अगर टिन को निकाल रहे हैं तो उसमें भी ये भट्टी का यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लेड सल्फाइड यानी कि गैलेना कहते हैं या लेड ग्लांस कह सकते हैं, गैलेना को PbO और PbSO4 में बदलने के लिए भी इस भट्टी का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉपर पायराइट है, ये कॉपर पायराइट का फार्मूला है, ठीक है, इसको कैल्कोपायराइट भी कहते हैं। याद रखिएगा, कैल्कोपायराइट नाम देगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। कॉपर पायराइट देगा तो बेशक आपको यही याद रखना है, ठीक। देखिए CuFeS2 को अगर आप क्या करा रहे हैं, भर्जन करा रहे हैं, यानी कि उसमें की सल्फर की अशुद्धियों को हटा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से सल्फर की अशुद्धि हटने के बाद आपको क्या मिलता है, Cu2O मिल जाएगा, FeO मिल जाएगा, ठीक है। तो CuFeS2 यानी कि कॉपर पायराइट को कॉपर ऑक्साइड में और आयरन ऑक्साइड में बदलने के लिए भी इस भट्टी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं वात्या भट्टी। देखिए वात्या भट्टी भी एक ऐसी भट्टी होती है जिसमें 60 से 70 मीटर लंबी ये चिमनी की तरह होती है, मीनार की तरह होती है, ऐसा कहिए, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं ईंट के भट्टे पर जो चिमनी देखते हैं ना, उस तरह की चिमनी जैसी होती है ये। तो ये 60 से 70 मीटर होती है और ये हिस्सा जो होता है ये लगभग 6 से 7 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल बनावट है। बता दें फिर से कि ये लगभग 60 से 70 मीटर लंबी होती है और लगभग 6 से 7 मीटर चौड़ी होती है, ठीक है। ये डाटा थोड़ा सा आप कंफर्म भी कर लीजिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह का दे सकता है, ठीक है। अब देखिए इस भट्टी के कितने हिस्से हैं। इस भट्टी का देखिए एक ऊपरी हिस्सा है, इसको ध्यान से समझना है। इस भट्टी का एक बीच वाला हिस्सा है, इसको भी ध्यान से समझना है, इस बीच वाले हिस्से में क्या होता है। और इसका एक निचला हिस्सा है, इसमें क्या होता है, इसको भी आपको ध्यान समझना है। नाम क्या है, नाम है वात्या भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस है। कहाँ उपयोग की जाती है, जब हम जमीन के अंदर से अयस्कों को निकालकर उसकी साफ सफाई करते हैं, यानी कि उसका सांद्रण करते हैं और उसमें स्थित किसी धातु को निकालने की कोशिश करते हैं, तब उनके निष्कर्षण में इस भट्टी का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या सभी अयस्कों से सभी धातुओं को निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, नहीं। यह जो है किसी एक अयस्क के लिए स्पेशलाइज होती है, तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो ज्यादातर आयरन के लिए करते हैं। आयरन आपको बता दें, आयरन को लोहा कहते हैं, जिसका रासायनिक प्रतीक जो होता है वो Fe होता है। इसका लैटिन नाम या वास्तविक नाम होता है फेरम, और इसकी 2 वैलेंसी होती है, यानी कि Fe2+ भी होता है, इसको फेरस कहेंगे। और जब इस पर Fe3+ की वैलेंसी आएगी तब आप इसको कह सकते हैं फेरिक, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके कई अयस्क होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं कि मैंने आपको बताया हेमा मालिनी सियार मारी, ऐसा कुछ करके ट्रिक बताया था आपको, मतलब किसी को बुरा ना लगे और कोई अपने पे नहीं लेगा। देखिए हेमा मालिनी सियार मारी यानी कि हेमेटाइट आपको बताया था, मैग्नेटाइट बताया था, ठीक है, लिमोनाइट बताया था, सीडेराइट बताया था, ठीक है, तो मैग्नेटाइट बताया था। तो इस तरह से कुछ अयस्क हैं, उन अयस्कों से जब आप आयरन को निकालते हैं तब वात्या भट्टी का प्रयोग आप करते हैं। आइए वात्या भट्टी की बनावट को देखते हैं। देखिए इसका ऊपरी जो हिस्सा है उसको ध्यान समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो ये हिस्सा है, यहाँ पर ये मुंह है एक तरह से, ये इसको हॉपर कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये खुला रहता है, उसको हॉपर कहते हैं। हॉपर मतलब मुंह हो गया। और उस मुंह में क्या करते हैं कि यहाँ पर रोक लगा के, यहाँ पर देखिए ये एक कोन एंड कप का अरेंजमेंट किया गया है, यानी कि यहाँ पर एक हुक है और इस हुक से इस विशेष धातु की बनी हुई एक पतला तार जैसा है। और यहाँ पर क्या है, ये आपको कोन जैसा एक भाग दिख रहा होगा। ये कोन यहाँ पे क्या करता है, लॉक करता है, एक तरह से लॉक करता है, यानी कि आप यहाँ पे जिस अयस्क का सांद्रण करना है ना, या जिस अयस्क से धातु को निकालना है, या जिस अयस्क का प्रगलन कराना है ना, उस अयस्क को यहाँ पर भर देंगे। देखिए लिखा हुआ है, उस अयस्क को भर देंगे, यानी उस अयस्क को क्या कहेंगे, घान कहेंगे। घान मतलब चार्ज कहेंगे। किसको कहेंगे, फिर से बता दें, जिस अयस्क का आपको प्रगलन कराना है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, घान कहेंगे या अयस्क कहेंगे या चार्ज कहेंगे, उसको यहाँ भर देंगे। और जैसे ही इसको थोड़ा सा नीचे सरकाएंगे, जैसे इसको यहाँ से ढीला करेंगे और नीचे आएगा तो यहाँ पर गैप हो जाएगा। जब यहाँ पर गैप हो जाएगा तो ये घान यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये तो ऊपर की कहानी हो गई। नीचे क्या है, नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर ये अग्निशः ईंटों की बना हुआ चैम्बर है, एक चैम्बर है। और उस चैम्बर में क्या भरा हुआ है, ये सब गोल गोल क्या है, एक कोयला है। मान लिया गया कि गोल गोल है, लेकिन वो क्या है, कोंख है, या इस भाग को चूल्हा कहेंगे। और चूल्हे वाले भाग में इस कोंख को रखेंगे, यानी चूल्हा मतलब क्या, हर्थ हो गया, ठीक है। चूल्हे वाले भाग में इस कोंख को रख देंगे और यहाँ पर कोयला को जलाया जाएगा। कोयला नहीं जलेगा तो उसको इस ट्वीयर के माध्यम से, ठीक है, गर्म गैसों को, गर्म वायुमंडल ऑक्सीजन को यहाँ पे भेजा जाएगा।
गर्म गैसों को यहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है। और जब गर्म गैसें यहाँ पर आएंगी तो ये और ही तेजी से जलने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर उच्च तापमान उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उच्च तापमान या गर्म तापमान उत्पन्न हो जाएगा, और यहाँ पर जो तापमान उत्पन्न होगा वो लगभग कितना होगा, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी कि सबसे गर्म भाग कौन सा होगा, ये भाग सबसे ज्यादा गर्म होगा। इसके ऊपर आए, थोड़ा कम गर्म होगा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, और थोड़ा सा कम गर्म होगा, कम गर्म होगा, और कम और कम और कम, यहां तक जाते जाते बहुत कम गर्म रहेगा। यानी कि यहां पर समझिए जरा सा, यहां एक भाग है, जब ये अयस्क यहां से धीरे धीरे आता है ना, धीरे धीरे आएगा ना, तो यहां पर कम ताप पर क्या होगा, गलेगा, अपचयित होगा। कम ताप पर, फिर और ताप पर पकेगा, और ताप पर गलेगा, और ताप पर गलेगा, और ताप पर गलेगा। गलते गलते यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जो गल जाएगी धातु, जो धातु गल जाएगी वो यहाँ आकर नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। यानी कि जब अयस्क का पूरी तरह से प्रगलन हो जाएगा उच्च ताप तक आते आते, तब क्या होगा कि यहाँ पर जो धातु गल जाएगी ना वो यहाँ नीचे बैठ जाएगी, और इस धातु को यहाँ से, चूंकि यह धातु गली हुई अवस्था में रहेगी, पिघली हुई अवस्था में रहेगी, तो वो यहाँ से अलग हो जाएगी, निकाल ली जाएगी गलित धातु के रूप में, यानी कि मोल्टेन मेटल, ठीक है। और जो यहाँ पर अशुद्धियाँ रहेंगी, इस अयस्क में जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो आते 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 यहाँ पर धातुमल, यानी कि अशुद्धियों, यहाँ पर धातुमल की एक परत बन जाएगी, और यहाँ पर गलित धातु की परत बन जाएगी। तो ये गलित धातु तो यहाँ से अलग हो गई, यहाँ पर जो धातुमल बनेगा ना, वो धातुमल इधर की सहायता से ऐसे बाहर हो जाएगा, निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए धातुमल क्या होता है, तो इसको स्लैग कहते हैं, और ये FeSiO3 यानी कि फेरस सिलिकेट होता है, और कैल्शियम सिलिकेट हो सकता है, और मैग्नीशियम सिलिकेट हो सकता है। धातुमल कब बनता है, जब अयस्कों की अम्लीय शुद्धियों की अभिक्रिया क्षारीय गालक के साथ होती है, ठीक है, तो धातुमल बनता है। या आप कह सकते हैं कि जब अयस्कों की क्षारीय शुद्धियों की अभिक्रिया अम्लीय गालक से होती है, तब क्या बनता है, धातुमल बनता है, ठीक है। और बता दें कि यह इस भट्ठी में कौन सी क्रिया हो रही है, तो प्रगलन की क्रिया होती है। और प्रगलन की क्रिया आपको पहले बताई गई कि प्रगलन किसे कहते हैं, जब भर्जित या सांद्रित अयस्कों को उचित मात्रा में कोक और गालक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है उच्च ताप पर, तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि कोक के साथ गालक कौन सा मिलाएंगे, वही गालक मिलाएंगे या वही उचित गालक मिलाएंगे जो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को विपरीत होगा। यानी कि अगर अयस्कों में ऑक्साइड की अशुद्धि होंगी या अयस्कों में अम्लीय अशुद्धियां होंगी, तो गालक कौन सा मिलाएंगे, क्षारीय गालक। अगर अयस्कों में क्षारीय अशुद्धियां होंगी तो कौन सा गालक मिलाएंगे, अम्लीय गालक। और उन्हें मिला करके, मिक्स करके कहाँ पर डालेंगे, इस वात्या भट्ठी में डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए लगभग सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई हैं। और अगर बात करें कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आयरन के अयस्कों में से आयरन धातु को निकालने के लिए इस भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात की जाए कि किस क्रिया के लिए इस भट्ठी का प्रयोग किया जाता है, तो प्रगलन क्रिया के लिए इस भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बता दें कि इन भट्टियों के अलावा जो और भी भट्टियाँ हैं उनका बहुत ही कम उपयोग है, तो आप इन भट्टियों को अच्छे समझ पाए होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि अगर पूरे चैप्टर की, तो पूरा चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, और अब आपको क्या करना है कि किसी एक अयस्क को पढ़ना है। यानी जैसे हेमेटाइट, अगर बात करें हेमेटाइट की बात करें, और हेमेटाइट से कौन सा धातु निकलती है, आयरन। क्या निकलता है, लोहा। और अब जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने वो क्या आएगा कि हेमेटाइट से आयरन को निकालने के लिए क्या क्या प्रक्रम करना पड़ेगा, सभी प्रक्रम का रासायनिक समीकरण सहित सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चाहे कॉपर पाइराइट से कॉपर निकालने के लिए बोल सकता है, चाहे बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने के लिए बोल सकता है, चाहे सिल्वर ग्लास से सिल्वर निकालने की बात कर सकता है। यानी कि किसी भी एक अयस्क से किसी एक धातु को निकालने की बात कर सकता है, और उसमें जो जो भी कार्यक्रम करना पड़ेगा वो सब आपको लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको अब सीखना पड़ेगा, और जो बेसिक चीज़ें थी उनको हमने कवर करा दिया है। अब हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री में एक अगले चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर लिमिट कर देते हैं। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। लेकिन तब तक आप जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कृपा करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।